प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में बात करेंगे तालिबान की, पाकिस्तान की ओर से भारत को मिले वार्ता के प्रस्ताव की, नाइजर में हुए तख्ता पलट की, रूस यूक्रेन युद्ध के ताज़ा हालात की, अल कायदा की बढ़ती गतिविधियों की और मणिपुर हिंसा में विदेशी एजेंसियों की संलिप्तता को लेकर उठे सवालों की। इन सब मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं ब्रिगेडियर श्री DS त्रिपाठी जी, सेवानिवृत्त। सर, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और शुरुआत सर अफ़गान से शुरू करते हैं। अफ़गान संकट से निपटने के लिए अमेरिकी अधिकारी तालिबान से हाल ही में मिले हैं, तो दूसरी तरफ बढ़ते आतंकी हमलों के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत को एक बार फिर से वार्ता का प्रस्ताव दे डाला है। इस बीच पाकिस्तान को चीन का समर्थन भी खूब मिल रहा है। इस सबको कैसे देखते हैं आप? साथ ही आज अमेरिका का भी बयान आया है, उसने कहा है कि भाई भारत पाकिस्तान की वार्ता होती है तो हम इसको प्रोत्साहित करेंगे। जी, दोनों अलग हैं। एक तो अफगानिस्तान का पहले हम देखते हैं जी। ये मीटिंग 30-31 जुलाई को हुई थी दोहा में, कतर में, और वहीं इनकी मीटिंग्स होती ही रही हैं। जी पहले से सालों से इनकी वहीं पर मीटिंग्स होती रही हैं, दोहा में ही। और ये जो मीटिंग्स में अमेरिका की तरफ से इनके रेप थे अफगानिस्तान के लिए, थॉमस वेस्ट वो थे, और रीना अमीरी हैं जो इनके स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं विमेन, चिल्ड्रन और ह्यूमन राइट्स की वो हैं जो अफगानिस्तान देख रही हैं। और इनके जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं अफगानिस्तान के लिए जो दोहा में ही रहते हैं, कतर में रहते हैं, कैरन डेकर, ये 3 लोग थे अमेरिका की तरफ से। और ऑफ कोर्स तालिबान के ऑफिशियल्स थे और इनके कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट्स थे। इनकी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के रेप्स थे, अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक के रेप्स थे। तो इनकी मुलाकात हुई। और अगर आप देखें तो कुछ न्यूज़ तो था ही नहीं अफगानिस्तान के बारे में, कोई नहीं पूछ रहा है, कोई न्यूज़ नहीं आ रही है। हाँ, जरूर है कि हालत वहाँ बहुत ख़राब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहाँ तक ह्यूमन राइट्स या विमेन डेवलपमेंट की बात करते हैं, आप देख रहे हैं कि तालिबान उनके ऊपर प्रतिबंध लगाते ही जा रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने पढ़ाई लिखाई से लेकर के हर एक चीज़ पर, अभी ब्यूटी पार्लर अभी हाल ही में हर एक चीज़, हाँ, सब में कर दिया उन्होंने। गवर्नमेंट जॉब्स में नहीं आएंगी औरतें, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। जो चीज़ें या जिन शर्तों पर अमेरिका ने हैंडओवर किया था वो शर्तें तो हुई नहीं, वो चली नहीं रही हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के और ये देखने के लिए कि ये और अमेरिका के लोग कहे जा रहे हैं कि देखो क्या कंडीशन है, जहाँ अमेरिका हाथ लगाता है वहाँ जो है ये हालत हो जाती है। तो ये ले करके इन लोगों ने बात की। और इसमें जो मेन चीज़ देखी गई, इन्होंने कहा तो यही गया कि इन्होंने अपना कंसर्न जताया कि भाई आपके यहाँ जो ह्यूमन राइट्स की जो कंडीशन है ठीक नहीं है, औरतों बच्चों की जो कंडीशन है वो ठीक नहीं है। और इन्होंने बोला कि एम ये है कि हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बनाएं पब्लिक के लिए, अफगान के लोगों के लिए, कि वो कहें कि उनके लिए कुछ हो रहा है। तो ये चीज़ें लेकर के ये लोग वहाँ गए थे। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी वो किया था कि जो इकॉनमी है इनकी, जो इन्फ्लेशन का हाल है, उसके बारे में भी कुछ बातचीत की जाए। तो ये सब चीज़ें जो इन्होंने वहाँ पर किया, इकॉनमी की या बाकी चीज़ों की। लेकिन अगर थोड़ा बैकग्राउंड में जाइए तो देखिए हो क्या रहा है अफगानिस्तान में। वहाँ अल कायदा का भी इन्फ्लुएंस काफ़ी है। कहा तो ये जा रहा है कि अल कायदा और इनके बीच में अच्छे रिश्ते हैं, तालिबान के बीच में। अल कायदा ने वहाँ पर अपना 2-1 जगह पर रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग ग्राउंड भी बना रखा है, और वहाँ से वो चल रहे हैं। अल जवाहिरी तो मारा गया था, बट उसके बाद नेक्स्ट जो है वो भी है, हम आगे आएंगे उसके बारे में भी, जब बात करते हैं अल कायदा में देखेंगे। तो वो भी वहाँ चल रहा है। तालिबान भी अब जैसे जो जिस हालात में वो चल रहे हैं पाकिस्तान में, आप देख ही रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। और वो अगर ऐसे चलते रहे तो कहा तो ये जा रहा है कि कोई हो सकता है दूसरा 26/11 भी हो जाए, कोई कह नहीं सकता अगर ऐसे हालात चलते रहेंगे तो।
बहुत ज़्यादा किसी की प्रेजेंस उनके अफगानिस्तान के ऊपर है नहीं अभी जी, क्योंकि यूएस मिलिट्री है नहीं, बाकी किसी का इन्फ्लुएंस कोई खास है नहीं, चाइना के भी नहीं है। तो अभी गैप भरने के लिए इस समय सबसे ज़्यादा जो दिखाई पड़ रहा है वो है रूस, जो कोशिश करेगा। हालांकि अभी भी उनकी भी इतनी होनी है, लेकिन कहा यह जा रहा था कि इस लड़ाई में जो भी यूक्रेन का चल रहा है उसमें जो पुराने जो हथियार और टैंक से और बाकी चीज़ें रह गई थी अमेरिका की, वो अफगानिस्तान से रूस में गई या बेची गई जी, ये भी चीज़ अंडरग्राउंड पिछले साल ये भी न्यूज़ में आ रहा था। तो कुछ ऐसी भी चीज़ें थी जिस पर कि अमेरिका को नज़र रखना बहुत ज़रूरी था। आप देख ही रहे हैं कि अरब वर्ल्ड में अमेरिका नीचे हो रहा है, रूस और चीन आगे आ रहे हैं जी, तो ये ऐसी कुछ चीज़ें थी जिसमें ज़रूरी था कि अमेरिका यहाँ भी अपने आप को ले आए, नहीं तो अगर अफगानिस्तान भी हाथ से निकल गया बिल्कुल फिर तो इनको और मुश्किल हो जाएगी जी, तो इनके साथ चीज़ें थी। लेकिन इसके साथ ये भी ज़रूरी था ये भी दिखाना, बिकॉज अभी भी देखिए वहाँ खाने पीने से लेके हर एक ज़रूरत की सामान का बहुत बुरा हाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें भी दो राय नहीं है कि अमेरिका बहुत चीज़ें छोड़ के गए थे, अपने वेपन से लेके हर एक चीज़ें जो अभी इनके पास पड़ी हुई हैं जी, तो वो भी एक चीज़ है जो चल रही थी। और इसके साथ एक चीज़ और है कि कुछ अमेरिकन्स को और कुछ ब्रिटिशर्स को अभी भी इन्होंने कैप्टिव बना के रखा हुआ है जी, और कहा यह जा रहा है, जो एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं जी। हैं लेकिन जो मुझे पता देख रहे थे या जो हमें नज़र आ रही थी बाकी रिपोर्ट्स में, उसमें था कि 9 तकरीबन अमेरिकी और 8 इनके यूके के जी, 17 करीब ये हैं जिनको कि इन्होंने अभी नज़रबंद करके रखा हुआ जी। है और जिनकी छोड़ने के लिए भी ये बात इसमें हुई है जी, कि भाई आगे बात तब तक प्रोग्रेस नहीं होगी जब तक कि आप ये नहीं करोगे। जी, तो इसमें एक बात ये भी आई है, दो चीज़ें और आई थी जो देखने लायक है, जो इन्होंने बोला है इन्होंने कि इन्होंने ये नोट किया है कि जो कमिटमेंट था तालिबान का जी, कि इनके ज़मीन से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, जी, उसमें तालिबान आगे बढ़ रहा है। जो अमेरिका ने कहा कि ये हमने नोट किया जी। कि ये चीज़ हो रही है। दूसरी चीज़ इन्होंने बोला कि पॉपी कल्टीवेशन पर इन्होंने रोक लगाने की बात की थी, जो इन्होंने की है, जी, जो अमेरिका ने कहा कि ये अच्छी चीज़ है। जी, तो मतलब इन चीज़ों को लेके चल रहे हैं। हालांकि पॉपी का तो अभी भी इतना ज़्यादा वो नहीं आ रहा है, कल्टीवेशन तो वहाँ हो रही है, इसमें तो इतनी रोक कोई दिखाई नहीं पड़ रही है। और दूसरी जो मैंने कहा अभी कि ये बात चली कि भाई आगे प्रोग्रेस नहीं होगा जब तक कि आप इमीडिएट रिलीज नहीं करते जो अमेरिकन सिटीजन्स हैं। ना अमेरिकन सिटीजन्स में एक्चुअली हमने उनको नहीं इंक्लूड किया, वो अफगानी जो कि अमेरिका के साथ थे जी, उस समय, जो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाए, काफ़ी तो निकल गए, जिनको अमेरिका ने बोला था कि हम आपको सिटीजनशिप देंगे अमेरिका में, तो कुछ रह गए, वो भी इसमें होंगे जो नहीं निकल पाए। मेरे ख्याल से मैक्सिमम तो वही होंगे। तो इनके बारे में भी बात ही चल रही थी। तो ये सब चीज़ें ले करके बात चली हैं और असिस्टेंस की ज़रूरत तो है अफगानीज को, मैं कहूँगा, गवर्नमेंट को तो अलग है, अफगानीज को बहुत ज़रूरत है। हालांकि बीच में इनको असिस्टेंस मिला भी है, करीब $2 बिलियन का इन 2 सालों में हुआ है अमेरिका से लेके। यूएन ने फूड असिस्टेंस और बाकी चीज़ें दी हैं, तो लेकिन इससे सिर्फ काम चलने वाला है नहीं। और इससे पहले अगर आप देखिए पिछले साल भी जो थॉमस वेस्ट हैं इनके अमेरिका के रेप, और जो इनके अफगान के फॉरेन मिनिस्टर हैं मुताकी, इनके बीच में मुलाकात हुई थी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बातचीत नहीं हुई, मुलाकात नहीं हुई। और चूंकि ये दोहा में ही सब कुछ है तो वहाँ पर मुलाकात हो रही है, क्योंकि इनका डायरेक्ट इन्होंने इस्टेब्लिश किया नहीं अभी किसी ने भी अफ़गानिस्तान में। जो अफ़गानिस्तान कह रहा है कि भाई आप चलाइए, हम तो कह रहे हैं कि आप अपने एम्बेसी लाइए, लेकिन चूँकि अफ़गानिस्तान का जो नीतियां हैं उनका ये समर्थन नहीं कर रहे होते, नहीं हो रहा है। तो तरीका इनको यही था एक बातचीत वहाँ करने का। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर एक पहल है तो हो सकता है ये आगे बढ़ें और अफ़गानी जो नागरिक हैं, अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं, उनको जो है कुछ फ़ायदा इससे हो और उनकी ज़िंदगी थोड़ी और पटरी पर आए। लेकिन जैसे हर समय होता है,
ऐसा नहीं है कि अमेरिका का इंटरेस्ट नहीं है, जैसे मैंने कहा जो पॉइंट्स हैं तो वो भी लेकर के ये दो तीन चीज़ें हैं जिनको कि लेकर के ये बात हुई है, और होपफुली ये आगे चलती रहेगी। तो हो सकता है कि अफगानिस्तान या रीजन का कुछ फ़ायदा हो, और आतंकी गतिविधियों को रोकना ये सभी कह रहे हैं, जो अभी भी अमेरिका कह तो रहा है कि ये कर रहे हैं लेकिन लग नहीं रहा है, वो सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है। जी जी। दूसरी चीज़, जहाँ तक आपने पाकिस्तान की बात की, तो पहली बार तो नहीं है कि इन्होंने ऐसा बोला है। आप देखिए इसी साल, पिछले साल ही इन्होंने बोला था। जी जी। इस साल जनवरी में भी बोला था। जी। जनवरी में इन्होंने कहा था कि हम बात करना चाहते हैं जी। और जब क्लैरिफिकेशन आई कुछ समय बाद, इन्होंने फिर वही बात अपनी शुरू कर दी थी। जी। इन्होंने कि शहबाज शरीफ नहीं बोला था, उनके ऑफिस ने बोला कि JNK का जो मामला है आर्टिकल 370 ये वापस हो, और जो मुसलमान हैं या ये और लोग हैं जिनको परसिक्यूट किया जा रहा है, वो कह रहे हैं हिंदुस्तान में, भारत में, उसका जो है ये जो चीज़ें उन पर भी बातचीत होगी। जी। तो कुल मिलाकर के मतलब वो नहीं हुई थी उस समय भी। जी। लेकिन उस समय एक चीज़ जरूर हुई कि देखिए मार्च में फिर जो रुका हुआ था FATF की कैटेगरी इनकी अप हो गई, और IMF से इनको लोन की भी बात हो गई। तो ये जैसे उस समय था, जब भी ऐसी कोई चीज़ आती है दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए कि हम टेरर पर काम कर रहे हैं जी। ये चीज़ उन्होंने उस समय भी की और अभी भी वही करना चाहते हैं, वही दिखाने वाली चीज़ें इनकी रह गई। अदरवाइज मुझे बताइए कि अगर इनको ये करना था कि बात करनी थी, तो आप ब्रिक्स में क्यों नहीं पार्टिसिपेट किए जी? आप SCO की बैठक में क्यों नहीं पार्टिसिपेट किए जी? उस समय नहीं किए, और अभी कह रहे हैं कि हम बातचीत करना चाहते हैं। और इन्होंने बातचीत में भी कह रहे हैं कि ऑल जितने भी हमारे आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं सब पर हम बात करेंगे। और बाद में भी ये चीज़ तो वही ला रहे हैं जी, दोबारा उन्हीं चीज़ों पर आ रहे हैं कि जो है ये कश्मीर का मसला है, उसको उस पर भी बात करेंगे। मतलब स्पेसिफिक नाम ये ले रहे हैं, और कायदे में देखा जाए तो उसके अलावा इनके पास कुछ है ही नहीं बात करने के लिए। और एक तरफ शहबाज शरीफ वार्ता का प्रस्ताव दे रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी जो विदेश राज्य मंत्री हिना वही कह रहा हूँ, हिना रबानी खार देखिए क्या बोल रही हैं। वो कह रही हैं, उनका स्टेटमेंट है कि जो हिंदुस्तान है वेस्ट का डार्लिंग बनना चाहता है जी। कि वेस्ट का डार्लिंग बन रहा है, और अपने जो नेबर्स हैं उनके लिए जो है कुछ नहीं कर रहा है, उनको जो आक्रामकता दिखा रहा है। तो ये चीज़ जो आ रही है उन्हीं की, हिना रबानी खार ऐसी बोल रही हैं। तो ये चीज़ें जो हैं मतलब वो कुछ और बात है, दिल में कुछ और है, मुंह से कुछ और निकल रहा है। तो इनका ये शुरू से रहा है। और ये नहीं, आप देखिए इस बात में शहबाज शरीफ ने एक और चीज़ ऐड की है। वो कहते हैं कि दोनों न्यूक्लियर कैपेबल नेशंस हैं, और जब कुछ नहीं बचेगा तो क्या होगा जी। तो ये न्यूक्लियर चीज़ हर बार बाद में लाते हैं जी। और ये चीज़, अब इतनी लड़ाई हो गई रशिया और यूक्रेन की, हम लोग बात इतनी कर चुके हैं, 6 महीने से स्टेलमेंट है, कुछ नहीं हो रहा है। क्या न्यूक्लियर ऑप्शन किसी ने किया जी? तो क्या इतना आसान थोड़ा ना है कि न्यूक्लियर ऑप्शन आप जो है ऐसे ही दुनिया में शुरू कर देंगे। जब दुनिया के इतने बड़े देश नहीं कर पा रहे हैं जी, वो रोक सकते हैं, तो ऐसी चीज तो है नहीं। न्यूक्लियर आप बोल सकते हैं जरूर जी, लेकिन उसका कोई मतलब है नहीं जी। और यही कारण है कि इतने साल से बोले जा रहे हैं जी। और भारत ने कहा कि अब कोई फायदा नहीं है इनसे ज्यादा बात करने के लिए। बड़ा क्लियर बता दिया कि जब तक आप टेररिज्म को नहीं रोकते जी, जब तक वो चीज हमारे लिए मुख्य चीज हो है, वो रोक दीजिए, उसके बाद आप बात कीजिए। उसकी ये बात करते नहीं है जी। टेररिज्म पर कोई इनकी बात नहीं होती है जी। तो ये चीज जो है, और अब मुझे लग रहा है कि इनके बात करने का कारण भी यही है, क्योंकि अब इनकी देखिए इकोनॉमी की हाल हम देख रहे हैं क्या है। अभी भी इतना बुरा हाल है, जितना कटोरा लेके गए थे हर एक जगह से बड़ा मुश्किल से इनको मिला है, वो भी कुछ समय के लिए जी। उसके बाद नहीं तो फिर डिफॉल्ट पर आ जाएंगे। दूसरी चीज, खुद इनका जो टेरर है इन्हीं को अब डस रहा है जी। जो लेटेस्ट आपने देखा कि जो खैबर पख्तूनख्वा में जो ये JUI की हुई जी। अब आप समझिए कि ये JUI है किसकी आखिरी में?
अल जवाहिर इसकी इनके फजलुर रहमान की है जी। फजलुर रहमान को हम सब जानते हैं, भारत के अगेंस्ट कितना उसने हमारे अगेंस्ट टेरर उसने खड़े किए हैं आउटफिट्स, और हमेशा बोलता रहता है जी। और वो जो शहबाज शरीफ को सपोर्ट कर रहा है जी। और उसके यहाँ जो है ब्लास्ट हुआ तो, और कितनी बड़ी, इतना बड़ा तो हुआ ही नहीं था अभी जी पिछले कुछ सालों में, 55-60 के आसपास लोग मर गए। 55 से ऊपर ही, वो तो मतलब ऑफिशियल बता रहे हैं, वहाँ न्यूज में देखिए तो बहुत ज्यादा है जी। 200 से ऊपर तो घायल हो गए थे उसी समय जी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज हुई है वहां पर, और उसके लिए अभी ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कोई बातचीत नहीं आ पा रही है। इन्होंने पहले बोला कि टीटीपी होगी, टीटीपी ने तो अपने आप को अलग कर लिया उससे कि हमारा इसमें कोई हाथ ही नहीं है जी। अब इनका आया कि ये जो ISI से अलकायदा है और जो बेस्ड इन ईरान, उसकी बात कर रहे हैं कि उसने बोला भी है, उसने बोला भी है कि उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली है। तो ये सब चीजें हैं इनके पास खुद, अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें। दूसरी बात ये देख रहे हैं बांग्लादेश है, बांग्लादेश के ऊपर कितना प्रेशर है, अमेरिका से लेके हर जगह गवर्नमेंट की चेंज होने की उसके लिए जी। चाइना प्रेशर डाल रहा है वहाँ, श्रीलंका का क्या हाल है, लेकिन उनका हाल कैसे स्टेबलाइज हुआ, कितना मदद जो है हिंदुस्तान ने किया, वो भी ये देख चुके हैं जी कि ये बाहर से तो इतनी चीज़ें आएंगी नहीं जब तक कि हम नेबर फर्स्ट वाली जो भारत लेके चला है हिंदुस्तान, जो मोदी जी लेके चले हैं ये पॉलिसी, और जिसकी वजह से इनको इतना फायदा हो रहा है जी। उसने देख लिया कि श्रीलंका के राष्ट्रपति इधर आए चीन जाने से पहले जी। जिनको माना जा रहा था कि प्रेजेंट इनकी जो गवर्नमेंट है नेपाल की जी, और वो उनकी बैकिंग, कम्युनिस्ट की बैकिंग है जी, उसके बाद भी वो आ जा रहे हैं जी। तो कारण बड़ा साफ है जी कि आप बाहर तो चलिए, आप कुछ भी कर लीजिए, चीन के पास पैसे हैं, वो दे सकता है जी। लेकिन लोगों वाली जो चीजें हैं, आमजन की जो जरूरतें हैं, वो सबसे ज्यादा मदद जो है भारत कर सकता है, वो इनको भी पता है। तो ये चीजें लेकर के कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से करना चाहिए उस तरीके से कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो ये जो है इनकी सबसे बड़ी कमी है। दूसरी आप देखिए इनके जो ये कंडीशंस वाली जो बात है, इनको पता है कि अब दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है कि एक बार अभी जो इंटीग्रल पार्ट बन गया, भारत ये बात कह रहा है कि भाई आपने जो POK ले रखा है आप उसकी बात कीजिए जी, हम तो इसकी तो कोई बात ही नहीं है, ये जो हमारे पास जो हमारा जो कश्मीर है वो तो हमारा था, जो बाकी है उसकी बात कीजिए, उसकी चीज नहीं चल रही है। दूसरी चीज आप देखिए बलूचिस्तान में और इनकी जो तालिबान से और इनके जो ताल्लुकात हैं वो भी पटरी पर बिल्कुल नहीं है जी। और जो TTP है उसको पूरा समर्थन अभी तालिबान से मिल रहा है। बलूचिस्तान तो आप देख ही रहे हैं, इनफैक्ट अभी मैं 2 दिन पहले देख रहा था, बलूचिस्तान की PM इन एग्जाइल हैं एक जी, उनका मैं रिपोर्ट कार्ड देख रहा था, वो मतलब बता रहे थे पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री बताते हैं कि बताइए इन्होंने किया क्या है। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जिसने सबसे ज्यादा मुसलमानों को मारा है जी। उन्होंने सबसे पहले एग्जाम्पल दिया बांग्लादेश में 30 लाख जी। उन्होंने एग्जाम्पल दिया विद इन पाकिस्तान, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और इस इलाके में, कहते हैं कि अपने ही इलाके में, अपने ही उसमें लाखों मारे हैं। इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि बाकी कंट्रीज में देखिए ये जहां भी गए हैं वहां पर इन्होंने ऐसे ही किया है, और उकसा रहे हैं, जैसे भारत में चाहे बाकी जगह उकसा रहे हैं मुसलमानों को। नुकसान किसका हो रहा है? मुसलमानों का ही हो रहा है। तो वो उन्होंने एक अपना अलग नजरिया दिया कि इस तरह का है इनका जी। तो ये सब चीजें इनके यहाँ चल रही है, और ऐसा नहीं कि इनको नहीं पता है कि ये इनकी खिलाफ क्या चीजें जा रही हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, इलेक्शंस आने वाले हैं, अब इनको कुछ दिखाना है कि हम क्या करेंगे, क्योंकि इलेक्शंस में हर बार तो चीज वही होती है, जनता को कुछ ना कुछ हुआ है, जनता तो पूरी खिलाफ में है ही है हर एक चीज लेकर के। चाइना का जहां तक सवाल है, चाइना के देखिए वाइस प्रीमियर आए थे अभी कहते जी, और 10 साल जो पूरे हुए हैं इसके
इनके सीपीईसी कॉरिडोर के जी उसके लिए आए थे जी और उन्होंने बोला कि भाई हम सपोर्ट करते रहेंगे, सारा कुछ उन्होंने बोला, लेकिन पाकिस्तान की जो माली हालत है उसके बारे में कुछ नहीं बोला कि क्या करेंगे। जी हालांकि मदद इनको मिल रही है, अभी इनके पास सऊदी अरेबिया वहाँ पर लार्जेस्ट एक रिफाइनरी बनाने जा रहा है। जी इनके जो मिनिस्टर हैं, कॉमर्स मिनिस्टर, उन्होंने बोला कि भाई हम इनवाइट करते हैं फॉरेन कंपनीज को अपने यहाँ मिनरल्स के लिए, कि हमारे यहाँ काफ़ी मिनरल्स पड़े हुए हैं, गोल्ड से लेकर के हर एक चीज़ है, उसमें इनवाइट कर रहे हैं। क्योंकि अब इनके यहाँ इनको जब जरूरत आई है, इनको समझ में अब आ रहा है कि कैसे हम क्या करें। भारत तो पहले ही कर चुका है अपने पास, लेकिन अगर ये सीधे मुंह से बात नहीं करेंगे, सीधे कांटेक्ट नहीं करेंगे, तो प्रॉब्लम तो इनको आएगी। जी दूसरी चीज, एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए पाकिस्तान भी कुछ इंपॉर्टेंस है, और इस किसके लिए है? अमेरिका को भी है, चीन को भी है। खास करके जब अफगानिस्तान की हालत ये हो गई है, अभी यूएस अफगानिस्तान में हम देख ही रहे हैं क्या हालत है, वहाँ अब कोई कुछ नहीं कर सकता, किसी का इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है, तालिबान अपना ही लेके चल रहा है। तो वहाँ पर एक अलग चीज़ चल गई। चीन ने भी बड़ी कोशिश की अफगानिस्तान में पैर जमाने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, वो भी नहीं हो पाया। जी तो अब चीन के लिए और अभी अरब कंट्रीज का देख रहे हैं, अमेरिका का क्या हाल हो रहा है। तो अमेरिका भी सोच रहा है कि अब इसको भी हम पूरा छोड़ नहीं सकते पाकिस्तान को। जी जहाँ तक चीन का सवाल है, चीन का भी यही हाल है, क्योंकि चीन जो मुसलमानों के अगेंस्ट अपने देश में कर रहा है, जी, उसको जो है उसका सपोर्ट पाकिस्तान कर रहा है। उसको ओआईसी में नहीं आने दे रहा है, ना उसके बारे में वो कहीं न्यूज़ आ रही है। तो इस्लामिक टेरर जो भी चीन में है, उसको रोकने के लिए पाकिस्तान का साथ चाहिए चीन को। तो एक कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान को एक धुरी बन रही है, लेकिन पाकिस्तान, वो कहते हैं ना, कई नाव में चलेगा तो फिर मुश्किल तो आनी है। तो ये थोड़ी है जो चीज़ें बीच में हैं इस समय। तो चीन भी इसीलिए चीन पाकिस्तान के बारे में अगर चिंता होती तो पाकिस्तान का ये हाल होने नहीं देता। जी, आप सोचिए 10 साल हो गए सीपीसी कॉरिडोर जिसको चल रहा था कि करोड़ों का फायदा आएगा, पाकिस्तान को कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं। गौदार पोर्ट कुछ भी ले लें, अभी कुछ भी पाकिस्तान को नहीं मिल रहा है। लोग कटोरा लेके घूम रहे हैं, लोग मीन्स एक्चुअल लोग उनको भी कुछ नहीं मिल रहा है। जी, राशन पानी से लेके हर एक चीज़ की वहाँ किल्लत है। अभी देखिए कल ही उन्होंने 7% अपने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए। जी, तो ये सब चीज़ें वहाँ हुए जा रही हैं और पब्लिक जो है बिल्कुल ही अगेंस्ट हो गई है वहाँ पर। तो इसलिए चीन को भी लग रहा है कि कुछ तो हम इसमें रहें, क्योंकि उनको अपने हित के लिए चाहिए। क्योंकि इस्लामिक टेरर वहाँ बढ़ गया चीन में, तो चीन अकेले काबू नहीं कर पाएगा। जी, तो ये चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान की आज की हालात हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये दुनिया को दिखाने के लिए शहबाज शरीफ ने बोल दिया है, अपने इलेक्शंस के उसमें बोल दिया है, दुनिया को वो करने के लिए, गुमराह करने के लिए मैं कहूँगा। और उनकी ऐसी कोई चीज़ है नहीं लिटरली कि हाँ हम कुछ करें। और दूसरी चीज़, बात किससे करेगा हिंदुस्तान? जी, भारत किससे बात करे? 2 महीने में तो इलेक्शंस हैं, इंतरिम गवर्नमेंट आ जाएगी, इंतरिम गवर्नमेंट के पास उतना पावर नहीं है। जी, तो बात क्या करेंगे, किससे करेंगे ये? तो ये गलत समय पर और गलत तरीके से ये कर रहे हैं जी, ये चीज़। तो ये जो है, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला इनका, जो अभी तक नहीं हुआ है। अभी तक नहीं हुआ। जी बिल्कुल सर। नाइजर में तख्तापलट हो गया है, सेना का सत्ता पर कब्जा, लोकतंत्र और पश्चिमी अफ्रीका में अमेरिकी हितों के लिए झटका क्यों माना जा रहा है? निधि जी, नाइजर की एक्चुअली देखिए, नाइजर कभी इस तरह उसमें नहीं आता था। जब कू हुआ तभी न्यूज़ में आया है जी। और कू किया किसने? देखिए, प्रेसिडेंशियल गार्ड ने, जिसको प्रेसिडेंट को गार्ड करना था। ये प्रेसिडेंट 2022 में ही तो बने थे जी। और कहे जा रहे थे कि ये लगभग ही पहले डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं जी। और उनके गार्ड ने ही तख्ता पलट किया, जो उनके जनरल। तो कहा जा रहा था कि 2-4 दिन पहले इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि जो जनरल हैं, जो इनके वो थे गार्ड में, उनको उन्होंने निकालना था, उनसे बन नहीं रही थी। तो उससे पहले ये चीज़ हुई। लेकिन यही एक चीज़ नहीं हो सकती, ये कारण यही नहीं था, क्योंकि इन्होंने
जो प्रेसिडेंशियल गार्ड थे इनके, इनको हाउस अरेस्ट एक तरह से कर लिया, इनके जो एड्स थे बाकी सबको, और उन्होंने नेशनल जो जितने इंस्टीट्यूशंस थे, जितने भी थे, असेंबली से लेकर हर एक चीज़ सस्पेंड कर दिया और बाद में डिक्लेयर कर दिया इनको। बाद में इनको आर्मी की भी सपोर्ट मिल गई। और हालत देखा जाए तो देखिए बेसिक तो वहीं से आ रही है कि माली हालत जो है वहाँ बहुत ख़राब थी, करप्शन से लेकर के वहाँ इन्फ्लेशन, लोगों को जो दाम, हर जगह हम बात कर रहे हैं कि बेसिक जो चीज़ें थी, आटा दाल सब्जी, जो कि अफ़गानिस्तान के ये, पाकिस्तान के ये, वहाँ सिर्फ अगर अवेलेबल है तो हमारे यहाँ है कि भारत में कोई कमी नहीं है किसी को इस चीज़ की, वहाँ बेसिक चीज़ें नहीं हैं जी। वो ये होते हुए, तो इस वजह से उनका ये कहना था कि इन्होंने कुछ नहीं किया। और ये देखिए उसके साथ के जितने भी देश हैं, बुर्किना फासो ले लीजिए, माली ले लीजिए, सब जगह तो कू हो रखा है जी। जो भी नेबरिंग इनके कंट्रीज हैं इनके साथ के, तो ये है इनका। लेकिन थोड़ा हिस्ट्री अगर आप देखें नाइजर की, तो नाइजर 1960 में फ्रेंच कॉलोनी था और फ्रांस से 1960 में ये इंडिपेंडेंस पाया था, और काफ़ी हिस्ट्री थी उसकी भी, काफ़ी वहाँ खून खराबा हुआ, काफ़ी ज़्यादा फ्रांस के अंदर भी इन्होंने किया, और जितने ये थे काफ़ी लोग मारे गए थे। जब ये नाइजीरिया ये सब में ही हुआ था, जो भी ये कॉलोनीज थी उसमें, और 1960 में हुआ। लेकिन 1960 के बाद भी ये फ्रांस वहाँ अपना उन्होंने अपनी प्रेजेंस वहाँ बनाई रखी, फ्रेंच मिलिट्री वहाँ थी, और बाद में 2 और बेसेज हो गए, टर्की और एक और बेस वहाँ, उन्होंने अपना बेस वहाँ बनाया। और लोगों का ये कहना था कि जो फ्रांस का प्रेजेंस है, जो इनका इंटरफेरेंस है, उनकी वजह से उनकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, उनको बेसिक चीज़ें नहीं मिल रही हैं। तो उन्होंने ब्लेम करना शुरू कर दिया था लोगों ने इनके लिए, इनको। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि धीरे आपने देखा, हम लोगों ने पहले बात कर चुके हैं कि अफ्रीका कितना इम्पॉर्टेंट है हर एक के लिए, और इसी वजह से वहाँ रूस का भी इन्फ्लुएंस शुरू हो गया था। वैगनर ग्रुप, हम लोगों ने बात किया कि वैगनर ग्रुप की बहुत ज़्यादा प्रेजेंस थी, और वहाँ पर भी है जी, नाइजर में, इसमें नाइजर में भी है, काफ़ी है। कू के बाद आपने देखा कि वहाँ कू के सपोर्ट में 2 दिन लगातार डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन हुए, उसमें रूस के झंडे लहराए गए जी। वहाँ वैगनर ग्रुप की बात की गई, पुतिन का एक तरह से जिंदाबाद के नारे लगाए गए। तो ये सारी चीज़ें ये हुई जब 26 को कू हुआ, और 27-28 को ये चीज़ हुई वहाँ पर। हालांकि इसको जो है अमेरिका और फ्रांस नेचुरली और यूके, इन्होंने बोला है कि ये गलत है और ये वापस होना चाहिए, नहीं तो हम सैंक्शंस लगाएंगे। बाकी चीज़ें थी, फ्रांस ने तो उनके जो काफ़ी लोग वहाँ पर थे, उनके अगेंस्ट इतने ज़्यादा फीलिंग हो गई कि उन्होंने इवैक्यूएट किया, आपने निकाला, बाहर निकाला। इटली ने, फ्रांस ने अपने लोगों को, कुछ अमेरिकन्स थे उनको भी निकाला गया वहाँ से। तो ये सारी चीज़ें वहाँ हुई। एक ग्रुप है इनका भी, जो इकोनॉमिक ग्रुप है अफ्रीका का, इकोवास जो है, इकोवास जी, तो उन्होंने भी इनको अल्टीमेटम दिया है कि भाई 1 हफ्ते के अंदर आप बहाल कीजिए प्रेसिडेंट को, नहीं तो हम बाकी एक्शंस लेंगे। लेकिन मिलिट्री ये जो है एडमेंट हैं कि हम जो है कोई भी आप प्रेशर डालिए, हम ये वो नहीं करने वाले, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं और जनता बहुत परेशान है। तो ये चीज़ ले करके ये चीज़ हुई। हालांकि कू की हिस्ट्री भी है, 1960 से लेके अभी तक देखिए 4 कू हो रखे हैं यहाँ, और करीब 6-7 वहाँ कू के अटेम्प्ट हुए थे जी। एक अटेम्प्ट तभी हुआ था जो अभी जो ये प्रेसिडेंट हैं 2022 में जब इनका इलेक्शन हो गया था, और जब ये ओथ लेने जा रहे थे, उस समय जो है ये एक कू का आया था कि नहीं हो रहा है, जिसको कि दबाया गया। तो ये चीज़ें काफ़ी जो है वहाँ पर हैं, ऐसी नहीं है कि नहीं हैं। तो इस वजह से वहाँ पर देखिए गुइना है, माली है, सूडान है, बुर्किना फासो है। बुर्किना फासो में तो अभी जो है 2022 में को हुआ। तो इन सारे कंट्रीज़ की हिस्ट्री देखिए तो वहाँ पर ये होता ही रहा है। लेकिन अभी जो हम
किस वजह से इसकी ये न्यूज़ में आया, बेसिकली कि कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत बढ़ गई है वहाँ जी। इन्फ्लेशन, करप्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि पूछिए मत। वहाँ गवर्नमेंट की को लोग बहुत इनकॉम्पिटेंट मान रहे थे, और जो अभी के जो प्रेसिडेंट अभी बने थे उनको माना जा रहा था कि ये टोटली प्रो वेस्ट हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं जी। तो इस वजह से लोगों को लग रहा था कि हमारे लिए कुछ हो नहीं रहा है। और इसी बीच में अमेरिका, फ्रांस, टर्की तीनों ने अपने, फ्रांस तो पहले ही से था, टर्की और अमेरिका ने भी अपने बेसेस वहाँ बना लिए थे जी। अपने फुटहोल्ड के लिए उस जगह पर। तो ये जो चीज़ें थी जो लोगों को ठीक नहीं लगी। और दूसरी, धीरे धीरे वहाँ पर अलकायदा और ISIS का इन्फ्लुएंस होने लगा है जी। अफ्रीका में। हमको पता है कि इन कंट्रीज में भी होने लगा है। तो इस वजह से जो है ये राइजिंग वहाँ पर होनी थी जो हुई। और अभी लगता नहीं कितनी जल्दी कुछ होगा कि सिविलियन रूल के लिए जल्दी कोई बात आएगी। और जो एंटी फ्रांस और एंटी वेस्ट जो फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा हैं नाइजर में आज की जो हालात है। दूसरी चीज़ आप ये देखिए 26 को कू हुआ, 27 को बाकी सब ने तो कंडेम किया जी। अफ्रीका में भी, वेस्ट ने भी। जो इसमें रशिया से, रूस से जो स्पोक्स पर्सन थे क्रेमलिन के, उन्होंने बोला कि हम कंसर्न्ड हैं इसके बारे में। कल की न्यूज आप देखिए आया कि पुतिन ने बोला कि हम पूरा सपोर्ट करेंगे नाइजर को विद वेपन्स, अगर उनको वेपन्स और बाकी चीज़ चाहिए तो। क्योंकि कुछ अफ्रीकन कंट्रीज ने बोला कि हम जो है अगर जरूरत पड़ी तो हम हथियार के उस पर जो पुराने डेमोक्रेसी को वापस करेंगे और ये करेंगे। तो इन चीज़ों को लेकर के अब पुतिन का भी आ गया। मीन्स अब ये कहा जा रहा है, वेस्ट ये कह रहा है कि रूस ने का ये खुला समर्थन था, इस वजह से जो है ये कुआं हुआ जी। और कू जो हुआ, आप एक चीज़ और समझिए कि इसमें है क्या, इन्वॉल्व क्या है। जो बेस हैं इनके, फ्रांस का बहुत बड़ा बेस था ये नाइजर में जी। जो अफ्रीका के लिए बहुत कुछ कंट्रोल कर सकता था। अफ्रीका की इंपॉर्टेंस देखते हुए अमेरिका ने ये अपना अफ्रीकन कमांड बनाई थी, जो पहले उनका सेंट्रल और पैसिफिक कमांड देखा करता था पूरे अफ्रीका को। अफ्रीकन कमांड बनाई थी उन्होंने इसीलिए कि अब जो उनके सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं वो अफ्रीका में पूरा वो कमांड बनाए और वो देखे। तो इतनी इम्पोर्टेंस वहाँ है। अभी उसके अलावा अगर आप देखिए तो काफ़ी लोग अब प्रो रशिया वहाँ पर हो गए थे जी। और इसी को में जो मैं कह रहा था कि प्रदर्शन हुए थे, इसमें वहाँ लॉन्ग लिव पुतिन बोला जा रहा था, फ्लैग इनके आ रहे थे, वैगनर ग्रुप को बोला जा रहा था आने के लिए, और वैगनर ग्रुप तो वैसे भी वहाँ है ही है प्रेजेंट वहाँ पर। तो ये सब चीज़ें देखने से लगता नहीं कितनी जल्दी ये चीज़ें ख़त्म होंगी। और है क्या एट स्टेक क्या है अफ्रीका में। देखिए अभी भी जो पॉपुलेशन है दुनिया की 40% पॉपुलेशन तकरीबन वहाँ पर हो जाएगी जी। पूरे उसमें। अभी अनएक्सप्लोर्ड है अभी भी अफ्रीका। जो क्लाइमेट चेंज चल रहा है इसकी वजह से जितनी इफ़ेक्ट हो रहा है इसमें एशिया और यूरोप में, और ख़ास करके जो एग्रीकल्चर है उसके ऊपर, वहाँ पर नहीं है अभी। अफ्रीका अभी भी जो क्लाइमेट चेंज है उसके इफेक्ट से काफ़ी दूर है, क्योंकि अभी भी वहाँ नेचुरल जो चीज़ें वो चल रही हैं। तो इसलिए एग्रीकल्चरल देखा जाए आगे का अगर कोई चीज़ जो कहा जाए कि खान है तो अफ्रीका में है, जहाँ की ये सबसे ज़्यादा वर्ल्ड को फीड करने का हो सकता है वही बन जाए जी। जो आज हम यूक्रेन रशिया इनकी बात कर रहे हैं, एक वहाँ हो जाए। मिनरल्स आप देखिए वहाँ पर, गोल्ड ले लीजिए, डायमंड ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए, मतलब मैक्सिमम मिनरल्स वहाँ पर हैं उस अफ्रीका में, और नाइजर में खुद में हैं जी। और नाइजर की एक सबसे बड़ी चीज़ है यूरेनियम। यूरेनियम वहाँ पर काफ़ी है, और कहा तो ये जा रहा है कि तकरीबन 60% यूरेनियम का डिमांड यूरोप और वेस्ट का जो था वो यहाँ से मिल रहा था जी। जो न्यूज़ में है कि यहाँ से चल रहा था। तो ये जो चीज़ें हैं जो कि वहाँ पर हैं,
फास्टेस्ट ग्रोइंग, जैसे मैंने कहा पॉपुलेशन उनकी काफ़ी ग्रो कर रही है और आगे हो सकते हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, यूएन में सबसे ज़्यादा वोट अफ्रीका का है, 54 देश हैं। तो आप देख लीजिए कि वहाँ पर भी अगर समर्थन चाहिए तो चाहे वो अमेरिका है, चाहे चीन है, चाहे रूस है, वो सब अपना इन्फ्लुएंस वहाँ चाहते हैं कि अफ्रीका में इन्फ्लुएंस रहे जी। और जहाँ तक चीन का सवाल है, चीन ने तो एक तरह से, आप देखिए वर्ल्ड वॉर के बाद एक मार्शल प्लान चला था अमेरिका ने उन्होंने, जो प्रेसिडेंट थे मार्शल, उन्होंने चलाया था। एक उसी तरह का मार्शल प्लान लेकर के चीन अभी चल रहा है अफ्रीका में, क्योंकि अफ्रीकन की ये फीलिंग है अफ्रीका में कि वेस्ट ने, अमेरिका ने इनको सिर्फ एक्सप्लॉइट किया, इनको दिया कुछ नहीं, और चीन इनको अब दे रहा है। कई कंट्रीज में आपने देखा कि उसको हो रखी है, उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके हर एक चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पैसे उनको दे रहा है। तो ये जो चीज़ है वहाँ पर ये इन्फ्लुएंस जो है अब टोटली वेस्ट और अमेरिका के अगेंस्ट लोग वहाँ पर जा रहे हैं। तो इस वजह से जो है ये इसकी वैल्यू बढ़ गई है वहाँ पर। और जो इम्पोर्टेंस है नाइजर का जी। और कू होने का, वो ये नहीं है कि इस कंट्री में कू हुआ। मेन इम्पोर्टेंस है कि वहाँ वेस्ट मीन्स फ्रांस, इटली, अमेरिका का इन्फ्लुएंस ख़त्म हो रहा है, हो गया है, हो जाएगा, और हो सकता है कि रूस या चीन का जो इन्फ्लुएंस वहाँ बढ़ जाए, जो कि एक बहुत बड़ी इनके लिए प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल सर। रूस यूक्रेन युद्ध के ताज़ा हालात क्या हैं? खबर है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच सऊदी अरब अगस्त में शांति वार्ता की मेज़बानी करेगा। इसे कैसे देखते हैं आप? और जिस तरह से अनाज की बर्बादी हो रही है, उसके चलते महंगाई बढ़ रही है, गरीब देश जो हैं वो भुखमरी की कगार पर पहुंच रहे हैं, क्या लगता है आपको किस तरफ और आगे जाएगा ये युद्ध? नीरज जी, हम लोग हर समय बात करते रहते हैं रूस यूक्रेन का, और आपको याद होगा 4-5 महीने पहले ही जब हम बात कर रहे थे तो मैंने कहा था कि ये 2 ही 3 चीज़ें यहाँ हो सकती हैं जी। कि एक ये है कि या तो रूस जीते या यूक्रेन मींस नाटो जीते, जिसके चांसेस दिख नहीं रहे थे जी। दूसरा मैंने कहा था कि स्टेलमेट हो सकता है, कोई आगे नहीं वहीं रहे जी। और फिर हम लोग जोर देते रहे कि शांति वार्ता जो नहीं हो रही थी वो होनी चाहिए जी। और देखिए वहीं पर चीज़ आज की तारीख में आ रही है। जी। हुआ क्या है, अगर आप पिछले एक हफ्ते तो हमारे ही गैप हुआ, उससे पहले भी देखें जी, 3 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हुई हैं। वो इम्पोर्टेंट ये है कि रूस मिसाइल अटैक तो अपना करता रहा है जी। यूक्रेन जो है कुछ नहीं मिला तो ड्रोन लेकर के उसने और यहाँ तक दिखा दिया कि वो मॉस्को तक पहुँच सकता है, आ सकता है। और मॉस्को तक पहुँचने का मतलब है जहाँ तक पहले नहीं हुआ था, एक आध बार हुआ था जी, लेकिन पिछले 1-1.5 महीने में देखिए तो चौथी 5वीं बार ये हो रहा है जी। और उसने दिखा दिया कि वहाँ तक ये पहुँच सकता है और लोगों को इंस्टेबिलिटी कर सकता है। मतलब लोग ये पूछ रहे थे कि मॉस्को क्यों कर रहा है जी। भाई, इतने मॉस्को और यूक्रेन के बॉर्डर से 800 से ज़्यादा 890-93 किलोमीटर है जी। तो वहाँ क्यों कर रहा है जी। लेकिन सबको पता है कि वो बाहर करता रहेगा, बॉर्डर एरियाज में तो कोई नहीं पूछेगा, जी। मॉस्को में करेगा राजधानी में तो उसकी तो इफेक्ट होना है वर्ल्ड ओवर। जी। सभी कह रहे हैं कि मॉस्को पहुंच गया जी। तो एक ये चीज हुई है वहां से। हालांकि एक तरह से देखिए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जी। ड्रोन्स में इसलिए कह रहा हूँ बड़ी बात नहीं कि ड्रोन एक ऐसी चीज है कि बहुत ज्यादा आपने देखा कहीं डैमेज कोई इतना ज्यादा नहीं हुआ जी। काफी ड्रोन्स मार गिराए गए जी। लेकिन ड्रोन्स है ही हैं इतने फ्री फ्लाइंग, छोटे, नीचे जाते हैं, रडार कवरेज से में पकड़े नहीं जाते, उनको डिस्ट्रॉय करना बड़ा मुश्किल है, इतना छोटा उनका एरिया होता है। तो इस वजह से आप ड्रोन्स को रोक नहीं सकते हर एक को। इसमें आयरन ड्रोन जो बना रखा था एक तरह से इजराइल ने, उस तरह की भी चीजें इसको रोक नहीं सकती हैं। तो 2-4 आने जाने कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जी। लेकिन फैक्ट ये है कि अंदर पहुंच के, रूस के अंदर पहुंच के उसने ये कर दिया तो भी एक चीज है कि मतलब ये है पॉसिबल। दूसरी चीज, ड्रोन वॉरफेयर काफी हो रहा था, वो हम देख रहे थे हर एक जगह। इनके पास मिसाइल नहीं थी तो ये ड्रोन पर आगे, रूस तो मिसाइल पर अभी भी चल रहा है। यूक्रेन ने कुछ ड्रोन्स अपने बनाए हैं लोकल, जो बहुत कम कॉस्ट पर हैं, तकरीबन
जो अगर $20,000 थे, इनके $200-300 के इन्होंने छोटे बना रखे हैं जी, जो बहुत ज़्यादा तो नहीं, छोटे डैमेज कर सकते हैं जी, बाकी चीज़ें भी कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह की ये चीज़ें हुई हैं। एक ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इनके पास आया है। दूसरी चीज़ आप देखिए, मिसाइल अटैक्स तो मैं इसके साथ ही ऐड करूंगा, दूसरी से पहले में ही, कि रशिया ने अपने मिसाइल अटैक्स तो जारी रखे हैं। जी, अभी आएंगे हम कि उन्होंने कहाँ किया। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें हुई है वो है कि कोई 1 इंच आगे नहीं बढ़ पा रहा है। एक क्लेम तो जरूर कर रहा है यूक्रेन कि हमने 16 किलोमीटर कर लिए, 15 किलोमीटर कर लिए, लेकिन जो 25% का एरिया ले रखा था रूस ने, उसमें से 5% लेना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि आप इसमें जा रहे हैं, लेकिन ये एडवांस कर ही नहीं पा रहे हैं जी। और सोचिए क्या क्या चीज़ें, इनके पास लेपर्ड टैंक्स आ गए थे, इनके पास मैटिफ यूके की जो आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स आ गई थी जी। ये सारे होने के बावजूद, और अमेरिका से आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स आई थी कि उनके साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाए जी। मिसाइल्स आई, स्टॉर्म शैडो की हम लोग बात पहले कर चुके हैं, इतने ज़्यादा जेवलिन से लेकर के इतने ज़्यादा एंटी टैंक वेपन्स आए, लेकिन फिर भी जो है नाइट विजन डिवाइसेज आई, सब कुछ आया, लेकिन प्रोग्रेस कुछ नहीं हो पाया। जी। तो अब वेस्ट को भी लग रहा है कि हो क्या रहा है, और वो तो फिर खुलेआम आ रहे हैं कि तो कुछ नहीं हो पा रहा है। और पहले रूस जो कुछ नहीं बोलता था वो कह रहा है कि हम तो इनको आने नहीं देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। रूस ने जो गलती की थी वो उसने सुधारा है कि उसने जो है माइंस लेकर दी हैं, जिसमें ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इनके टैंक्स वो खराब हो जा रहे हैं, सारी चीज़ें प्रॉब्लम आ रही हैं इनकी, जिसको अब रिपेयर कर रहे हैं पीछे ला करके लोग, इनकी इन्फेंट्री आगे नहीं बढ़ पा रही है। जी। दूसरा, उन्होंने बंकर्स बना लिए हैं अपने जगह जगह पर, जो उन्होंने पहले नहीं किए थे, जिसकी वजह से उनको पीछे थोड़ा हटना पड़ा था, उसको वो जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जी। तो ये चीज़ें हुई हैं उधर से। तीसरी जो चीज़ हुई है वो है रूस ने जो बाहर आ गया ग्रेन डील से, और सबसे पहला काम किया उसने कि जो इनके पोर्ट्स थे जहाँ से ग्रेन्स जाते थे, ओडेसा का मेन था, वहाँ उसने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रेन्स का डिस्ट्रॉय कर दिया। डेन्यूब रिवर पर, जहाँ पर इनके छोटे छोटे जो कहते हैं एक तरह से बंदरगाही के ये छोटे वाले जो रिवर्स में होते हैं जहाँ से ग्रेन्स का आना जाना होता था, वो भी उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। वेयर हाउसेज डिस्ट्रॉय कर दिए। जी। यूक्रेन का खुद का कहना है कि तकरीबन उनके 8 या 9 वेयर हाउसेज थे जो ओडेसा में थे, 7 पूरी तरह चले गए, 8वां भी शायद पूरी तरह नष्ट हो गया। तो उनके पास कुछ है ही नहीं है वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रेन्स के लिए। और उनका कहना है कि 40,000 टन ग्रेन्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं। तो आप सोचिए 40,000 टन बहुत बड़ा होता है। कई देशों को, जो हम लोग कुछ देर पहले अफ्रीका और बाकी कंट्रीज की बात कर रहे थे, वहाँ के लिए मोर देन सफिशिएंट था ये। जी। तो इतना तो वहाँ डिस्ट्रॉय हो गया। जी। और आगे भी कितना चलेगा ये नहीं पता है, क्योंकि खेती इतनी हो नहीं पा रही है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, 3 चीज़ें जो अभी हुई हैं। हालांकि कल की जो न्यूज़ है उसमें रूस ने तो कहा है कि अगर हमारी टर्म्स कंडीशंस मान ली जाएं और पहली चीज़ हमारी जो होनी चाहिए, हमारे फेवर वाली चीज़ शुरू हो, तो हम दोबारा ग्रेन डील में आ सकते हैं। हालांकि ऑल्टरनेटिव इन्होंने बहुत खोजा है, यूरोप ने और अमेरिका ने, कि हम पोलैंड के थ्रू, लटाविया के थ्रू और ऐसे देशों के थ्रू जो है ग्रेन्स इनकी ट्रांसपोर्ट ले जाएं, लेकिन जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो इतनी जल्दी आप ना बना पाएंगे ना हो पाएगा। तो मुश्किल तो ये हो रही है। और जो आपने कहा कि गरीब देशों का बहुत बुरा हाल है, वास्तव में ये है इसकी वजह से। जी। और जब हम लोग कुछ देर पहले अफ्रीका की बात कर रहे थे, अब अफ्रीका को भी लग रहा है कि हम ज़्यादा दूसरों पर क्यों डिपेंडेंट हो, हम क्यों नहीं अपना भी ये करें कि सेल्फ डिपेंडेंट रहें, जो कि वो दूसरों की मदद ढूंढेंगे। और मुझे लग रहा है कि भारत से ज़्यादा, सबसे इससे ज़्यादा मदद तो और कोई नहीं कर सकता उनको इस फील्ड में। जी बिल्कुल। एक ये चीज़ है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो कि वहाँ पर हुई हैं। तीसरी जो और इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए बेलारूस और पोलैंड के बीच में, अब परसों अगर आपने देखा तो पोलैंड ने बोला कि बेलारूस के हेलीकॉप्टर्स, रेकी हेलीकॉप्टर्स आए थे हमारे इलाके में, जो इन्होंने, बेलारूस ने कहा कि नहीं हमने नहीं भेजे हैं।
अब पोलैंड जो है अपने इलाके, पोलैंड ने ये भी बोला वैगनर ग्रुप के 3000 लड़ाके वहां आ गए हैं जी, तो उनको ये डर है कि ये इधर आएंगे जी, तो उसने अपने सैनिक का भेजना शुरू कर दिया, अपनी सुरक्षा मजबूत करना शुरू किया। प्रॉब्लम तो उनको हो रही है, खर्च भी बढ़ रहा है, एक ऑलरेडी प्रेशर है पोलैंड का, यूक्रेन का और अपना भी। तो ये सारी चीजें जो अभी हुई हैं ये फोर्स कर रही हैं अभी नाटो को कि भाई कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हम लड़ाई में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और हमारा नुकसान, अब हमारे ऊपर प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है, नुकसान भी ज्यादा पड़ रहा है जी। ग्रेन्स का जहां तक है, इनके ग्रेन जो हमने कहा कि रोड के से जाने हैं वो पोलैंड से लेकर के इटली से लेकर इन कंट्रीज में इतने ज़्यादा हो गए हैं, बाहर जा नहीं पा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो इनकी खुद के जो किसान हैं वो खड़े हो गए हैं क्योंकि उनकी प्राइसेज बिल्कुल डाउन हो गई हैं जी। तो ऐसे ऐसे प्रेशर जो है ये बन रहे हैं, जो ये नई चीज़ें थी जो इन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी आगे हो सकता है। और ये हमने जब एक बार कहा था कि वो बाकी तो चल ही रहा था, वाटर वेपन भी हो गया था जब वो बांध का था, अब एक ग्रेन वेपन भी काफी ज्यादा नुकसान कर रहा है सभी को जी। तो एक ये 3-4 चीजें हैं जो कि ये बहुत ज्यादा हुई हैं। इसके साथ रूस ने बाल्टिक सी में अपनी अभी एक्सरसाइज बढ़ा दी जी। अभी उसने एक्सरसाइज की जिसमें 20 उसके मेरे ख्याल से नेवल शिप्स, 30 और जो सपोर्ट और फ्लोटिला हैं इनके उसमें थे, 6000 करीब ट्रुप्स के साथ उन्हें एक्सरसाइज की। और बाल्टिक सी आप देखिए एम वही है, इसने यूक्रेन और जो लटाविया वगैरह जो इनके मेन नाटो के कंट्रीज हैं उनके बीच में जाके उस इलाके में एक्सरसाइज की है जी। और एक्सरसाइज करने का मतलब ही नहीं होता कि सिर्फ ड्रिल करके आगे, किसी एम से करते हैं और दूसरों को दिखाने के लिए कि हम जो यहाँ तक मेरी रीच आ सकती है, यहाँ तक हम पहुँच कर सकते हैं जी। तो वो भी एक डर है कि एक फ्रंट अगर वहाँ खुला तो और मुश्किल हो जाएगा। इस एक्सरसाइज का एम होता है, बेलारूस और पोलैंड की बात हम कर चुके हैं कि वहाँ भी ये चीज़ें हैं। तो अगर ये सब इतना बढ़ जाएगा तो ये संभालना नेचुरली नाटो और अमेरिका के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से जो है ये इनको लगा कि अब कुछ न कुछ हमें दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। स्टेलमेट जो हम कह रहे हैं लगभग वो चल ही रहा है कि आगे ये न बढ़ पा रहे हैं न बढ़ने दे रहा है जी। रूस, और डैमेज हुए ही जा रहा है जी। अगर आप थोड़ा सा हट के देखिए, पॉपुलेशन देखिए, हम इसकी बात नहीं करेंगे कि नाटो और अमेरिका और वेपन्स की, पॉपुलेशन का क्या हाल है जनरल का। यूक्रेन का पॉपुलेशन देखिए आप, 1/3 तो चली गई है, पता ही नहीं है कहाँ है। रिफ्यूजी से लेकर के डेथ भी आ रहा था, जो न्यूज़ आज से नहीं 4 महीने 5 महीने पहले की 2 लाख की डेथ, 2 लाख यूक्रेन के लोगों की डेथ हो रखी है जी। और सोल्जर्स और बाकी जो हैं वो अलग हैं, डिस्प्लेस्ड अलग हैं, बच्चों का वही बुरा हाल है। इनफैक्ट परसों मैं पढ़ रहा था, जो न्यूज़ थी गार्डियन में न्यूज़ आई थी कि इनकी बर्थ रेट 28% डाउन हो रखा है यूक्रेन का जी। तो आप समझिए कि आगे हालात क्या होंगे जी। एक ये चीज है मानवीय पहलू जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो कोई नहीं देख रहा है। खाली हम जमीन की और वेपन्स की बात कर रहे हैं, जेलेंस्की भी वेपन्स की बात किए जा रहे हैं, लेकिन जो मुख्य चीज जिसके लिए वो लड़ रहे हैं, जो उनके लोग हैं, उनकी कोई बात ही नहीं हो रही है जी। कि क्या हालात हो रहे हैं। मैं कल ही मैं देख रहा था एक न्यूज़ रिपोर्ट, यूरोपियन टीवीज में था, जहाँ की वो बात कर रहे थे डोनेट्स्क और वहाँ की लोगों की। वहाँ की औरतें कह रही है कि हमें जो है ना यूक्रेन से मतलब है ना रूस से मतलब है, हमें तो लग रहा है कि अपने से मतलब रखें कि हम क्या करें, हमारा क्या होगा। ये कंडीशन है जिसके बारे में कि ना नाटो सोच रहा है ना बाकी लोग सोच रहे हैं। ये एक एंगल है जिसको कि देखना बहुत जरूरी है जी। जो चीज़ नहीं आ रही है अभी, तो ये जो है कुछ चीज़ें हैं जिसको लेकर के, और आपको याद है मैं पिछले 4-5 महीने से कह रहा हूं कि पीस टॉक्स जब तक ये नहीं करेंगे तब तक इसका कोई सलूशन नहीं निकलेगा जी। तो वो चीज़ जैसे अभी आपने मेंशन किया, शुरू कर दी इन्होंने जी। यूएई को चुना जी इन्होंने, क्यों चुना वो भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, और कहीं भी कर सकते थे जी। 30 देशों को बुला रहे हैं वहां पर जी, और इन 30 देशों में रूस को नहीं बुला रहे हैं जी।
नेचुरली बुलाते नहीं, क्योंकि किस फेस से बुलाते, कैसे आमने सामने बैठते, जो अभी तक वो कर रखे हैं। हालांकि ब्राज़ील और इटली, भारत, चाइना सबको बुलाया उन्होंने जी। और ब्राज़ील ने तो यहाँ लुलू ने, उनके प्रेसिडेंट ने यहाँ तक बोला है कि अगर आप रूस को नहीं बुला रहे हैं तो मतलब क्या है जी। इसका, क्योंकि रूस और यूक्रेन दोनों नहीं चाहते हैं पीस डील, तो बाकी हम बैठ के क्या करेंगे जी। बट वो अलग की बात है। अब देखिए, यूएई चुनने का 2-3 मकसद था अमेरिका का या नाटो का। सबसे पहला कि यूएई है जहाँ पर कि चीन आ सकता है जी। चीन को भी ये बुला सकते हैं उसमें, बिकॉज बिना चीन के फिर वो बात अधूरी रह जाती जी। तो यूएई से संबंध जो हैं रूस के भी अच्छे हैं, चीन के भी अच्छे हैं। तो रूस से भी जो कुछ इनपुट मिलना है यूएई के थ्रू वहाँ इनको मिल सकता है जी। चीन का अगर आना है तो यूएई में ही आ सकता था। यूएई जो है, क्योंकि चीन अभी काफ़ी उसमें उनके साथ संबंध उसने सुधारे हैं यूएई, और आपने देखा ईरान को कैसे उसने मिलाया और बाकी चीज़ें हुई, तो उन्हें लगा कि वहाँ करो। तीसरा, अमेरिका का खुद का इन्फ्लुएंस ख़त्म हो रहा था जी। तो उसने कहा कि भाई अगर इम्पोर्टेंट बात इतनी दुनिया को इफेक्ट करने वाली करनी है तो वहाँ करना ठीक रहेगा कि हमारा भी, अमेरिका या नाटो का भी थोड़ा बहुत यूरोपियन कंट्रीज़ का जो इन्फ्लुएंस है अरब वर्ल्ड में वो भी रहेगा, कि वो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि इतनी इम्पोर्टेंट टॉक वहाँ हो रही है जी। तो ये 3-4 चीज़ें थी जो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से कि इसको लेकर के इन्होंने ये चुना कि यूएई में ये 30 देशों को ये बुलाएंगे। नाउ चुनने की बात तो चलिए अलग की है, लेकिन ये नहीं है कि पहली बार है। कोपेनहेगन में मीटिंग हो चुकी है एक बार जी। कोपेनहेगन में ऑलरेडी मीटिंग हुई थी जहाँ पर ये बात हुई थी कि भाई पीस की बात की जाए, और उसी को ये लोग आगे लेके बढ़ रहे हैं। और देखिए, जो मैं पहले कह रहा था, ये जो वॉर वियरनेस है, वॉर फटीग जिसे बोलते हैं, लड़ाई की थकावट, ये आ गई है दुनिया में, आ गई। अब लोग बहुत ज़्यादा नहीं देख रहे हैं, न सुन रहे हैं जी। इसके बारे में, न सोच रहे हैं कि वहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो फिर ये चीज़ ऐसी स्टेलमेट रह जाएगी, और ना अमेरिका को कोई पूछेगा, ना यूरोपियन यूनियन को सिक्योरिटी के लिए अपनी कोई इनके पास जाएगा जी। क्योंकि इतना करने के बाद भी सिक्योरिटी तो कर नहीं पाए यूक्रेन का जी। तो लगा कि ये जो है कुछ तो किया जाए किसी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए। तो ये जो है और इनके खुद की सबसे बड़ी बात, दुनिया की तो छोड़िए, इनकी खुद की जो जनता है, चाहे यूरोप की है चाहे अमेरिका की है, वो जो है त्रस्त हो चुकी है जी। उनका वॉर फटीग सबसे ज़्यादा हो गया है जी। कि भाई हम कर क्या रहे हैं, हम इतने मिजरी में आ गए हैं, इतना इन्फ्लेशन बढ़ गया, जो हमारी आराम से रहते तो सारी चीज़ें हमारी चली गई वहाँ पर, और फिर भी जो है कुछ हो नहीं रहा है। तो ये सब चीज़ें देख करके इनको ज़रूरी था इसमें आना। लेकिन इनका एम एक्चुअली देखा जाए तो क्या है, जैसे मैंने कहा कि सऊदी अरब को चुना उन्होंने कि हो सकता है कि सऊदी अरब और चीन इन्फ्लुएंस करें, इंडिया को भी इसीलिए बुलाया कि इन्फ्लुएंस करें उसको, रशिया को, रूस को, टर्म्स कंडीशंस के लिए। लेकिन जो मैं कहूँगा मुख्य इनका जो उद्देश्य है उसमें ये है कि वो ये चाहते हैं कि उनका यूरोपियन यूनियन का सपोर्ट तो है ही है, जो ये हम कहते आ रहे हैं ग्लोबल साउथ जिसकी बात कर रहे हैं, और अरब वर्ल्ड और बाकी भारत जो ग्लोबल साउथ को लीड कर रहा है अभी, इनका भी सपोर्ट मिले जी इनके प्लान के लिए जी, जो प्लान ए पुटअप अपना करना चाहते हैं जी। या मैं कहूँगा यूक्रेन का जो प्लान है, यूक्रेन ने तो खैर अपने आप प्लान दे ही रखा था, पिछले साल 10 पॉइंट दिए थे जेलेंस्की ने, चीन ने भी 12 पॉइंट दिया था जी। अफ्रीकन नेशंस ने भी, अभी जब वो लोग गए थे यूक्रेन और रूस की विजिट पर, तो उन्होंने पॉइंट्स दिए थे जून में। और इन्होंने, पुतिन ने अभी भी बोला था, अभी जब अफ्रीकन नेशंस की समिट वहाँ हुई थी जी, जी। सेंट पीटर्सबर्ग में, तो वहाँ पुतिन ने वहाँ भी बोला था कि हम आपके प्लान को स्टडी कर रहे हैं जी। ग्रेन की, उन्होंने बोला कि आपकी ग्रेन की समस्या का समाधान हम करेंगे और हम रास्ते ढूंढ रहे हैं जी। तो ये सारी चीज़ें आई, तो देख के नाटो को भी लगा, अमेरिका को भी लगा कि भाई रूस बिल्कुल अकेला तो हुआ नहीं, जो ये सोच रहे थे कि बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा, उसको हम कट ऑफ कर देंगे, वो भी चीज़ नहीं हुई। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये लेके आ रहे हैं। लेकिन
होगा क्या, होना तो अभी है, कल परसों नरसों है, 5 और 6 तारीख को ये इनकी ये मीटिंग है वहाँ पर जी। और रूस ने बोला है कि भाई हम तो कीन है, हम तो चाहते हैं इसको और हम फॉलो करेंगे जो भी एक यहाँ पर क्या हो रहा है उसको। और इन्होंने, मुझे लग रहा है अभी भी कि ये अपने जो पॉइंट्स हैं पहले वो देना चाहते हैं जी। जो नाटो या ये कि ये यूक्रेन अपना यूएसए और जो यूरोपियन यूनियन है यूक्रेन के साथ अपने पॉइंट देना चाहते हैं, वो रखना चाहते हैं और उसके साथ वो सपोर्ट लेना चाहते हैं इनका। हालांकि रूस ने परसों के अपने बयान में ये बोला है कि हम तो चाहते हैं कि सिर्फ वेस्ट ही नहीं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सारे कंट्रीज जो हैं इसमें इन्वॉल्व हों जी, और पीस प्लान ऐसा बने कि दुनिया के लिए बने जी। उनका ये कहना था कि आगे के पीस प्लान में ऐसी एक सिक्योरिटी हो कि आगे सिचुएशन ना हो और नाटो जैसे बढ़ते जा रहे हैं उस तरह ना बढ़े। उनका ये भी कहना है, जो अंडरलाइन है इसके अंदर जी। वो कहना चाहते हैं, जो हो सकता है आगे वो कहेंगे। तो ये सब चीज़ों ले करके इन्होंने शुरू किया इन्होंने। दूसरी चीज़ ये है कि ये देखिए यूक्रेन तो दबा हुआ है, मैं ही कहूँगा आज की तारीख में। वो आप चाहे कर्ज से कहिए, चाहे अभी परसों भी एक न्यूज़ आई थी इनके पोलैंड के ही जो इनके एम्बेसडर ने बोला था कि भाई इसको ग्रेटफुल होना चाहिए यूक्रेन को। उन्होंने अपनी ग्रेटफुलनेस इतनी नहीं दिखाई जी। कि जो हम इतना सपोर्ट कर रहे हैं। जो इन्होंने यूक्रेन ने उनके एम्बेसडर को बुला के बोला कि नहीं, ये उन्होंने कहा कि नहीं हम तो हमेशा से दिखा रहे हैं और ये गलत बयान है एंड ऑल दैट। तो मतलब कुछ भी हो, कहने का ये है कि अंडरलाइन करंट तो है जी नाटो में, यूरोपियन यूनियन में कि, और अमेरिका में भी हर जगह था कि इन्होंने बोला कि ये जितना दिखाना चाहिए वो नहीं दिखाते हैं यूक्रेन। तो ये वो चीज़ वहाँ पर आ गई है और इसलिए इनको पीस टॉक्स की ज़रूरत है। इसके साथ साथ देखिए कि इन्फ्लुएंस जो बढ़ रहा है चीन और रूस का, हमने अभी अफ्रीका में बात की, नाइजर से लेके कहीं भी देखिए, अरब में बढ़ रहा है, जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं वहाँ भी लगा हुआ है। वहाँ रूस और चीन जा चुके हैं, अपना शी जिनपिंग ही जा चुके हैं वहाँ पर जी। तो वहाँ इन्फ्लुएंस देख करके इनको लगा कि अब ये बैठे नहीं सकते, कुछ ना कुछ इनको कुछ करना पड़ेगा। और हालत अब अगर आप देखें यूक्रेन की तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो रखा है इंफ्रास्ट्रक्चर से। अभी कैसे, अगर आज पीस टॉक्स करके इन्होंने आज खत्म वो भी कर दी बात, अगर रुक भी गया, अगर लड़ाई रुक भी गई तो बनेगा कैसे यूक्रेन, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी डेवलपमेंट होगा कैसे जी? लोग आगे रहेंगे कहाँ पर? खाली ग्रेन लेकर के तो सब कुछ नहीं हो सकता। तो वो चीज़ें भी इसमें शामिल होंगी। अगर ये इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया कि इतने 98,000 वॉर क्राइम्स कमिट किए हैं रूस ने जी, अब वो चीज़ें ये लेके चलेंगे, पुतिन को अगर वॉर क्रिमिनल करेंगे तो ये चीज़ लेकर के तो पीस टॉक्स में हो नहीं पाएगी जी। तो ये चीज़ें भी हैं जो समझने वाली हैं और देखने वाली हैं। वेस्ट के वेपन्स, जैसे मैंने कहा था, आप उनका कोई मतलब रह नहीं गया। जो लोग वेपन्स इनके लेने वाले थे वो कहेंगे कोई फ़ायदा ही नहीं है इन वेपन्स का जी, जब ये अपने ही उसमें कुछ नहीं कर पाए। और ये देखिए सबसे बड़ी चीज़ यूक्रेन की 47वीं ब्रिगेड, जो 47 ब्रिगेड है, एक बहुत बड़ी फाइटिंग यूनिट मानी जाती थी, जिसको कि पूरा ट्रेन किया था नाटो में। पूरी ये ब्रिगेड ट्रेन हुई है, पूरा इक्विपमेंट नाटो ने इनको दिया है 47th ब्रिगेड को। वो ब्रिगेड ओखीव में जो है, ऑर्खीव में आगे नहीं बढ़ पाई जी। लग रहा था कि वो उनमें जैसे वो काउंटर ऑफेंसिव में कि वो तो सबसे आगे बढ़ेंगे और बहुत कुछ कर देंगे। तो ये सब चीज़ें जब हो गई हैं तो उनको रोक दिया, एडवांस नहीं कर पाए, तो आप समझ लीजिए कि बाकी जो ट्रुप्स कहाँ आगे बढ़ पाएंगे जी। तो ये चीज़ें हैं जो कि ये सब रूस उन्होंने भी देख लिया, दुनिया ने देख लिया। और मेरे ख्याल से अमेरिका और वेस्ट नहीं चाहते हैं कि लोग और देखें कि लेपर्ड, ब्रैडले, ये जो मैस्टिफ और ऐसे ऐसे जो इनके समझे जाते थे कि अजय हथियार हैं, टैंक्स है, फ्यूज हैं, वो अगर डैमेज और डिस्ट्रॉय हो रहे हैं
तो फिर उनकी वैल्यू नहीं रहेगी जी। तो ये इनको ज़्यादा नुकसान दिखाई पड़ रहा है। तो इसलिए ये सब देख करके ये कर रहे हैं, और अगर ये सिंसियरली करें और ये सोच के चलेंगे कि रूस को बाहर लेके चलें, तो वो तो होगा नहीं। क्योंकि अगर इन्होंने सऊदी अरेबिया चीन को लिया है तो बात रूस की भी रूस करेगा, उनके थ्रू करेगा, वो इनकी पॉइंट रखेंगे, भारत तो दोनों की पॉइंट रखेगा, टर्की है, ब्राज़ील है जो कि लेके चल रहे हैं, तो सब इनके साथ हैं इसके लिए। तो और एक चीज़ सऊदी अरेबिया का इन्होंने रखा तो है, जो मैंने कहा अरब वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस करने के लिए, लेकिन सऊदी अरब भी एक्चुअली देखें तो दोनों तरफ है। आप देखिए, जब अमेरिका ने बोला सऊदी अरब को ऑयल प्रोडक्शन कट करने के लिए कि हमें उसकी रूस की वजह से, उसने उनकी बात नहीं सुनी। लेकिन यूएन में जब पिछले साल इन्होंने रशिया को कंडेम किया था, सभी ने यूएन जनरल असेंबली में, वहाँ इसने उसको सपोर्ट किया था जी, सऊदी अरेबिया ने जी। तो ये भी चीज़ वहाँ पर है। लेकिन जो बीच में अभी बातचीत हुई है रूस और चीन की, ये तो और सऊदी अरेबिया, तो अभी की बात है, नई चीज़ है जी। जिसको लेकर के वो चल रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि डिप्लोमेसी में ये भी देखनी पड़ेंगी। इनफैक्ट 2023 में, अभी इसी साल जनवरी या फरवरी में, मेरे ख्याल से $400 मिलियन सऊदी अरेबिया ने दिया यूक्रेन को, बेसिकली ह्यूमैनिटेरियन के लिए, वेपन्स के हिसाब से नहीं दिया है, बट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए। तो ये चीज़ें चली हैं। और आप याद कीजिए 2018 में जो एक इनका रिपोर्टर मारा गया था वॉशिंगटन पोस्ट का, उसको जिसको कि वो कह रहे थे कि इनका प्रिंस का हाथ है उसमें, जी, जी, जी। अमेरिका वो भी लेके चल रहा था, तभी इनके जो संबंध थोड़े खराब हुए थे। जी, जी। तो इनके बैकड्रॉप में अगर देखा जाए तो फिर भी अगर अमेरिका लेके चल रहा है तो मैं कहूँगा कि एक अच्छी पहल है, और सबके लिए, खुद के अमेरिका और नाटो, यूक्रेन के लिए सबसे पहले मैं कहूँगा कि ये अच्छी बात होगी अगर एक शांति प्रस्ताव हो जाए। कुछ नहीं हो, पहली चीज़ ये हो जाए कि भाई आप जो है लड़ाई रोक दें जी, कि सबसे पहले कि जो जहाँ है वहाँ रहिए, वो आगे की बात बाद में करेंगे। कोई आप नई चीज़ नहीं करेंगे किसी इलाके में। कम से कम जो लोग हैं जिन पर इतनी ज़्यादा जो डिस्प्लेस हो चुके हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं जो बाहर हैं, इनका तो कम से कम वो जो जिनके लिए ये चीज़ हो रही है, जिनको कोई नहीं सोच रहा है, उनको ले आया जाए, उनको कम से कम ठीक किया जाए। जितना डैमेज हो रखा है वो चीज़ें रोकी जाएं, और दुनिया में इसकी वजह से जो चीज़ निगेटिविटी फैल रही है उसको रोका जाए जी। तो ये पहल अगर हो जाए तो एक बहुत अच्छी बात होगी इसमें। जी, बिल्कुल सर। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों के लिए उपमहाद्वीप में AQIS को आकार दे रहा है अलकायदा। यह भारत के लिए कितनी चुनौतीपूर्ण बात है? ये AQIS का फुल फॉर्म तो यही है, अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो अलकायदा ने बनाया था जी। और ये अगर आपको याद हो तो अल जवाहिरी जो हेड करता था अलकायदा, मारा गया था जो अफगानिस्तान में। US ने जब उसको मारा था 2000 आई थिंक किस में, पिछले साल की 2022 में, सॉरी 2022 में मारा था। तो उसने 2014 में जी। इसमें मेरे ख्याल से सितंबर 2014 में एक ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था जिसमें उसने ये बोला था, इसने 55 मिनट का एक वीडियो डाला था जिसमें बोला था सितंबर में, इसने जितने भी ये जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस थे जो एशिया में चाहे इधर काम कर रहे थे, उनको इकट्ठा करके उसको 2 साल का समय लगा है और इसने ये AQIS बनाया है, अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जिसको कि एक नया ब्रांच इसने यहाँ के लिए रखा है जी। और इसने जो है उसमें एक असीम उमर करके था जो TTP का पहले कमांडर था, उसको उसने इसका कमांडर बनाया था, जो कि बाद में वो मारा गया था इसमें अमेरिका से उसमें। और उसके बाद जो है वो
ये ऑर्गेनाइजेशन उसने फोकस करने के लिए इधर बनाया था, जिसमें कि पूरे वो, चाहे आप पाकिस्तान के, ये चाहे ईरान में तो खैर उसका बेस था, ईरान में तो उसको जगह मिली हुई थी, और जितने कंट्रीज थे, म्यांमार, बर्मा, जम्मू, मतलब इंडिया, भारत ले लीजिए, इन सब के लिए उसने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जी कि यहाँ के लिए इस इलाके में कंसंट्रेट करने के लिए। और लेकिन ये मेन एक्टिविटी जिनकी पाकिस्तान में ही होती रही, मेन जो चलता रहा, पैर इनके जम नहीं पाए, खास करके भारत में जी, क्योंकि जब ये हुआ था उसी समय हमारी एजेंसीज एक्टिव हो गई थी, और इन्हीं के लोकल लीडर्स हम आगे आएंगे, उनको हमने या तो पकड़ लिया। अभी लेटेस्ट अगर आपने देखा तो इसी में पिछले महीने बांग्लादेश में पकड़ा गया एक जो इनका मोस्ट वांटेड हमारा इनका लीडर था। तो वो जो है वो ये इनको सक्सेस नहीं मिल पाई यहाँ पर, और मैक्सिमम इनकी एक्टिविटी चलती रही वहीं पर पाकिस्तान में ही, और वो सपोर्ट मिलता रहा ईरान में जो इनका मेन बेस है वहाँ से, और टीटीपी से भी ये लोग मिलते रहे, और ये अपनी एक्टिविटीज ये लोग करते रहे। जो ये चीज़ एक्चुअली आप देखिए, मोदी जी ने एक बार ये कमेंट दिया था, उन्होंने बोला था कि देखिए इंडियन मुस्लिम्स इनके साथ नहीं जोड़ सकते, क्योंकि उन्होंने बोला कि भारतीय मुसलमान जो भी हैं बहुत अच्छे हैं, पैट्रियाटिक हैं, उनमें देशभक्ति की भावना है, और वो इकट्ठे होके एक साथ रहना चाहते हैं, इन एजेंसीज के इनके जो है बहकावे में नहीं आएंगे, और इसीलिए एक्शंस लिया गया। और ये चीज़ें अगर आप देखें तो ये चल नहीं पाई। हालांकि पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में बहुत एक्टिव था, अभी भी कहा जा रहा है कि अल-कायदा और तालिबान के बीच कुछ भी हो लेकिन संबंध हैं, और कहा तो यहाँ जा रहा है कि वहाँ पर जो है ट्रेनिंग ग्राउंड अपना इन्होंने अल-कायदा ने बना रखा है, और इन्होंने कराची में 2014 में अटैक किया था। इनका एक ब्रिगेडियर फजल जहूर थे पाकिस्तान के, जिनका सितंबर में इन्होंने उनको मारा था। 4 बांग्लादेशी ब्लॉगर्स को 2015-2016 में इन्होंने मारा था जी इसी में। तो ये चीज़ें इन्होंने की थी, और जो आप बात कर रहे हैं, ये यूनाइटेड नेशंस की अभी जो रिपोर्ट 27 जुलाई को इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट दी है इनका, उसमें जो इन्होंने बोला है कि अल-कायदा का जो अफ़गानिस्तान तालिबान के साथ है, वो चाहते हैं अपनी एक्टिविटीज़ को जो है इसको इसमें आगे बढ़ाना जी, इस रीजन में ले आना इसके लिए। और इसकी जो है एक एनालिटिकल सपोर्ट एंड सैंक्शन मॉनिटरिंग ग्रुप है जी यूनाइटेड नेशंस का, जिसने कि ये देखता रहता है, मॉनिटर करता रहता है ऐसी एजेंसीज को, और उसने जारी किया है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग हो रही थी उसमें। अभी अल-कायदा का जहाँ तक है, हमारे नेबर में अफ़गानिस्तान में कह रहे हैं कि 400 तकरीबन सपोर्टर्स हैं इनके, मतलब इनकी टीम है 400 की। और AQIS जो है अभी एक ओसामा महमूद करके है, जिसके कि साथ 200 तकरीबन है, वो भी लीड कर रहा है जो अभी के हालात हैं। और ये जो बेसिकली ISKP है, ISKP एक्टिव ज़्यादा तो इसमें है पाकिस्तान में। जो ISKP खुरान वो है पाकिस्तान, ईरान जी, ईरान से खुरान जो प्रोविंस है, तो ISKP वहाँ से इनका बेस है, और वहाँ से ये चल रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इनका लाइकली जो मर्जर हो सकता है TTP के साथ जी। पाकिस्तान का जो रिसेंट ब्लास्ट हुआ था जी, उसमें TTP ने तो किनारा कर लिया था कि हमारा नहीं है, लेकिन ISKP ने, बल्कि उन्होंने बोला कि उन्होंने किया, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इसकी थी फजलुर रहमान की, उसी पर उन्होंने किया कि ये तो ट्रेटर है और ये जो इस्लामी कॉज के लिए नहीं वो करता है जी। तो इस वजह से अगर ये मर्जर हो जाता है इनका, तो ये तो अगर नुकसान होगा तो फिर पाकिस्तान और इन्हीं का होगा जी, बहुत ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ें, ये भी न्यूज़ आ रही हैं। और ये है कि इसने अपना रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग सेंटर जो बना रखा है, वो 2 जगह हैं, कुनार और
नरिस्तान प्रोविंस है इसमें अफ़गानिस्तान में, वहाँ पर बना रखे हैं। हालांकि ओपन नहीं कर रहे हैं क्योंकि तालिबान ने बोल रखा है कि हम जो है अपना बेस नहीं बनने देंगे किसी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए, लेकिन ये नोन है कि ये जो अलकायदा का है वहाँ पर ये बेस बन रहा है और वहाँ पर ये अपना करते रहेंगे, जारी रखेंगे वो। और अभी जो है इनका एक सक्सेसर उन्होंने बना दिया है अल-जवाहिरी का, जो कि ईरान में बेस्ड है, और वो शायद वही मोस्ट प्रॉबली इनका अभी अलकायदा का सक्सेसर है। और जैसे मैंने कहा था कि इंडियन हमारी जो थी, हम लोग काफ़ी एक्टिव हो गए थे, लेकिन इन्होंने एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ तो जारी कर ही रखी थी। एक इन्होंने मैगज़ीन भी बनाई थी जिसमें ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, बल्कि गजवाए हिंद आपको याद होगा नाम में था, इन्होंने IS ने ही इन्होंने बनाया था। और एक मैगज़ीन भी निकाली थी इन्होंने, ऑनलाइन मैगज़ीन, जिसमें कि ये लोग इसके ऊपर काफ़ी चीज़ें दिए जा रहे थे। हिजाब बैन वाली से चीज़ें जो हुई थी कर्नाटक में, उसको लिया इन्होंने, आसाम में लिया, मुसलमानों के अगेंस्ट चीज़ें बोलते रहे, फोकस करते रहे। फिर ये लोग जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही थी, छोटी मोटी भी थी, जो कि लॉ एजेंसीज़, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हमारी काम कर रही थी, उसको ये बढ़ा चढ़ा के बोल रहे थे कि इस्लाम के विरुद्ध है। और बल्कि 2022 में 5 जो है इनके AQIS के हाइड आउट्स और इनके जो वो थे वो आसाम में, बल्कि हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज ने उनका खात्मा किया था। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि ये हम ये कहें कि बिल्कुल एक्टिव नहीं है, क्योंकि जो इनकी वो है पॉलिसी है कि पहले साइलेंट रहो, बिल्कुल गुपचुप तरीके से काम करते रहो और अपनी तैयारी करते रहो, और लंबे एम के लिए, नहीं कि छोटे हर एक छोटी मोटी चीज़ पर चलो। इसलिए मुझे लग रहा है कि इन्होंने देखा कि जो इनकी पहले की टैक्टिक्स थे कि हर एक छोटे मोटे में आ रहे थे और ये पकड़े जा रहे थे, या इनको पता लग जा रहा था क्या कर रहे हैं, ये अपनी टैक्टिक्स अभी चेंज कर रहे हैं। क्योंकि अगर इन्होंने एम किया तो ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ये हमारे यहाँ से ख़त्म हो गया इनका डर, लेकिन ये चल रहे हैं, ये किसी लंबी जो कामयाबी की सोच रहे हैं, जिसको ये करना चाहेंगे। तो हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं और हमारे देश के जो लोग हैं, लोगों में सब, मैं सारे भारतीयों को कह रहा हूँ, मैं हिंदू मुसलमान या किसी और को नहीं बात करता हूँ, बिकॉज हम हिंदू मुसलमान बाद में हैं, पहले हम हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं। तो सबको जो है सोच के चलना पड़ेगा। और ये जो इनकी एक्टिविटीज, हमको पता है कि ये लोग कैसे कार्रवाई करते हैं, उसको जो है उसके अगेंस्ट हमें सावधान रहना पड़ेगा। और सिक्योरिटी एजेंसी जो हमारी हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको हमें इनकी मदद करनी चाहिए, देखते हुए कि ये हमारी हालत ऐसी नहीं बनाए और ऐसे आगे नहीं बढ़ पाए। ये बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल सर। पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे ने कहा है कि मणिपुर हिंसा में विदेशी एजेंसियों की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। इस आशंका के पीछे क्या आधार है? जी देखिए, नरवणे साहब, आपको पता है कि वो 28 में हमारे आर्मी चीफ थे, उससे पहले वो इतने इम्पोर्टेंट पोजीशन रह चुके, बट मेन देखिए कि वो ईस्टर्न आर्मी कमांडर रह चुके थे, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। तो उन्होंने काफ़ी गहन इसके बारे में अध्ययन किया, देखा है, उनके सामने की चीज़ें हैं, उनके सामने जो है गलवान और बाकी जो इंसिडेंट्स हुए, जो इन्होंने चीन से हुआ, और नॉर्थ ईस्ट में को इन्होंने खुद रहे हैं आर्मी कमांडर, तो उन्होंने बहुत क्लोजली मॉनिटर किया है, देखा है। तो उनका जो कहना है वो बिल्कुल उन्होंने फैक्ट और देख करके उसके ऊपर टिप्पणी की है कि क्योंकि ऐसी चीज़ें जिस तरह से हुई हैं, हमने देखा लोग इतने प्री प्लान्ड एक्शन कर रहे हैं, वहाँ पर हथियार लूट करके ले जा रहे हैं, बंकर्स बना रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, उस तरह से जैसे कि एक स्पेशलाइज्ड यूनिट काम कर रही है, उस हिसाब से काम कर रहे हैं। इसका मतलब कि ये लोकल नहीं है जी। इनको बाहर से, या तो बाहर के लोग आए हैं, या बाहर के लोग आके इनको ट्रेन किए हैं, बताए हैं एंटी इंडिया एक्टिविटीज़
ये करने के लिए, अदरवाइज इतने बड़े स्केल पर तो कभी था नहीं कि ये चीज़ें होती। और वहाँ पर आप देखिए हमारा तो खुला बॉर्डर है, बर्मा लीजिए, म्यांमार लीजिए, चाहे आप चीन लीजिए, हर जगह से हुई है जी। सब जगह से ये चीज़ें हो रही हैं। तो उनका कहना ये बिल्कुल सही है। और आप देखिए उन्होंने ये भी टिप्पणी की कि देखिए वहाँ ड्रग्स और स्मगलिंग सालों से आ रही हैं, रोक नहीं पाए वहाँ पर। जब तक उसको नहीं रोकेंगे तो ये चीज़ें होती रहेंगी। ड्रग्स से मतलब हथियार और हर चीज़ आएंगी, एम्यूनिशन आएगा, और सबसे बड़ी चीज़ है आइडियोलॉजी की स्मगलिंग भी हो रही है जी। वो चीज़ आ करके हमारे आइडियोलॉजी को वहाँ ख़राब कर रही है जी। इनके बीच में जो भी हमारे लोग हैं वहाँ पर। आफ्टर ऑल कुकी महती हम कुछ भी नाम लें, मैं अगेन वही कहता हूँ कि सब हैं तो हिंदुस्तानी हैं, सब भारतीय हैं। बिल्कुल। उनकी दिमाग अगर इनकी दिमाग पर कोई चोट पहुंचा रहा है तो फिर भारी हो सकता है। भारतीय तो कोई करेगा नहीं इस तरह की चीज़ें वहाँ पर आकर के। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जिस पर बहुत ध्यान हमें देना पड़ेगा। अब म्यांमार देखिए है क्या, वहाँ मिलिट्री गवर्नमेंट सालों से है, अनस्टेबल रहा है। जहाँ भी जो भी देश अनस्टेबल हमारा पड़ोसी रहा है वो अपना और हमारा दोनों का नुकसान करता है। पाकिस्तान का वही हाल है, म्यांमार में हुआ रहा है। और म्यांमार का हाल ये है कि सेंटर में तो जो भी है ठीक है, बॉर्डर एरियाज में इनका कोई कंट्रोल नहीं है, चाहे हमारे बॉर्डर पर है चाहे वो चीन बॉर्डर के साथ है। और जितने उनके इंटरनेशनल जो भी ग्रुप्स हैं वो सारे यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड हैं। तो वो जो है इधर भी इसी हिसाब से एक्टिविटी करते हैं। और इसके साथ अगर मैं उन्होंने जो कहा, जो एनालिसिस उनकी दी, बिल्कुल सही है कि इसके बिना हो नहीं सकता जी। अगर मैं ऐड करूं तो देखिए हमारी भी पॉलिटिक्स जिम्मेदार है इसके बारे में जी। हमारा भी मैं कहूँगा, पहले भी हमने बात की थी कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारा इसके मामले में या तो ढीला रहा है, या तो हमको देखना चाहिए था कि ये इस लेवल तक चीज़ पहुंचनी नहीं चाहिए थी जी। हमको भी वो देखना चाहिए था। अब जो आर्मी एक्शन की हम बात करते हैं, आफ्टर ऑल अगर आप 10-15 साल 20 साल पीछे चाहिए, एक बार हम लोगों ने डिटेल में बात की थी इसके बारे में, क्या हालत थी मणिपुर की और बाकी जगहों की। आर्मी को वहाँ लगाया गया, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगाए गए, सब हुआ और सिचुएशन काफ़ी हद तक सामने आ गई और लोग बोलना शुरू किए, खड़े होना शुरू किए। फिर हम राजनीति में आ गए, हमने आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट ख़त्म किया, आर्मी की प्रेजेंस ख़त्म की और बोला कि सब हम पूरा चीज़ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के उस पर चला था, छोड़ दिया और देखिए फिर हालात तो वापस आ गए। तो ऐसे मामले में अगर हम थोड़ा ढीला चलेंगे तो ये काम होगा नहीं। अगर सिचुएशन हमें पता लगती है तो आप इम्पोज कीजिए सेक्शन 144, या अगर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगाने की जरूरत है लगाइए, जिससे कि ये चीज़ कंट्रोल की जाए और उसके बाद जब खत्म हो जाए फिर आप दोबारा वापस आइए। तो ये और इनको लेके चलना पड़ेगा। मेरे वो है कि अभी यहाँ भी इन्होंने एक यूनिफाइड कमांड बनानी चाहिए थी। एक यूनिफाइड कमांड बनाइए जो कि चीफ मिनिस्टर या गवर्नर के अंडर में काम करे। जो ईस्टर्न आर्मी कमांडर हैं या कोर कमांडर हैं उनको यहाँ हेड बनाइए और सारे फोर्सेज जो भी हैं, आर्म्ड फोर्सेज, पैरामिलिट्री फोर्सेज, पुलिस, सब एक यूनिफाइड कमांड के अंडर काम करें। क्योंकि यहाँ नहीं हो रहा था वो, और बीच में आपने देखा था रिपोर्ट भी आई थी कि कहीं कुछ हो रहा था, कहीं कोई और काम कर रहा था, कहीं आर्मी नहीं जा रही थी, कहीं पुलिस नहीं हो कर पा रही थी। तो जब तक ये ऐसी चीज़ नहीं बनेगी ये चीज़ सुधरेगी नहीं। इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन यूनिफाइड कमांड में हमेशा मीटिंग होती रहे कि इसके बारे में बातचीत होती रहे, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, तभी जो है इसको हम रोक पाएंगे। और यही यूनिफाइड कमांड अगर काम करेगी ठीक तरीके से तो जो हमारी बाहरी एजेंसीज हैं उनको मैसेज चला जाएगा कि भाई अब जो है हम जितनी हम फ्री थे उतनी, मैं नहीं कहता कि बिल्कुल रुक जाएगा जी, लेकिन जितने वो फ्री तरीके से ये काम कर रहे थे वो नहीं कर पाएंगे जी। बिल्कुल सर। तो आज के कार्यक्रम में सर आपने खासतौर पर अफ़गानिस्तान के तालिबान शासकों से क्यों मिला अमेरिका, क्या कारण हो सकते हैं, इस पर आपने विस्तार से जानकारी दी। भारत को जो पाकिस्तान ने वार्ता का प्रस्ताव दिया है उसके पीछे सोच क्या है, उसकी कितना गंभीर है वो प्रस्ताव को लेकर खुद पाकिस्तान, और क्या पाकिस्तान का जो शासक वर्ग है क्या उसमें भी
मतैक्य है भारत को वार्ता का प्रस्ताव देने को लेकर, इस पर भी आपने जानकारी दी। नाइजर पर आपने विस्तार से बताया, उसके इतिहास से लेकर वर्तमान तक पर आपने निगाह डाली, और रूस यूक्रेन युद्ध पर आपने ताज़ा अपडेट्स के साथ ही आगे क्या हो सकता है, जो शांति वार्ता होनी है और शांति वार्ता यूएई में ही क्यों होनी है, इस पर आपने विस्तार से जानकारी दी। और अलकायदा की जो गतिविधियां बढ़ रही हैं, खासतौर पर संयुक्त राष्ट्र की जो रिपोर्ट आई है वो भारत के लिए कितनी गंभीर है, उस पर आपने जानकारी दी। और साथ ही मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसमें विदेशी हाथ कितना है, इसको लेकर जनरल नरवणे साहब का जो बयान आया था उसके पीछे, उस आशंका के पीछे आधार क्या है, इस पर भी आपने जानकारी दी। मुझे लगता है कि आज का कार्यक्रम भी सारगर्भित जानकारी लिए हुए है और हमारे पाठकों दर्शकों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा, ज्ञानवर्धक सिद्ध होगा। सर, आप इस कार्यक्रम से जुड़े, इस चर्चा से जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।